नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक की हत्या के बाद और माफियाओं की मिट्टी में मिलने से अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत है तो वो है समाजवादी पार्टी को। सपा रोज इस माफिया गैंग को बचाने के लिए सरकार पर सवाल उठाती रहती है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने माफिया के सपोर्ट में बोलते बोलते सरकार पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जाति और धर्म देखकर लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक जाति विशेष के लोगों की गुंडाई चरम पर है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। इस समय हो गया है कि निकाय चुनाव में ही सरकार को जनता का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सपा के सपोर्ट से योगी सरकार का माफियाओं पर एक्शन खत्म नहीं हो रहा है, उल्टा दिन पर दिन माफियाओं पर शिकंजा और कसते जा रहा है। अब मुख्तार अंसारी की हालत देख लीजिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर नई मुसीबत आई है। अब आयकर विभाग की टीमों ने गाजीपुर में 127 करोड़ कीमत के एक भूखंड को लेकर नोटिस जारी किया है। बांदा जेल में नोटिस सर्व करते हुए आयकर विभाग ने करीब 1-2 दर्जन सवाल पूछे हैं। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि धर्म देखकर इनकाउंटर हो रहा है। क्या वो विकास दुबे को भूल गए हैं? देखिए, अखिलेश यादव दो बातें कही है जी। धर्म और जाति जी। क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्र यही धर्म और जाति रहा है। एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीति यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करते रहे, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी करते रहे, और अभी जाति की बात जो होती है उसमें यादव का पॉलिटिक्स वो करते हैं। अब इन्हीं दोनों के बारे में वो बार बार कहते हैं कि जाति और धर्म देखकर इनकाउंटर किया जाता है, और दूसरे तरफ उन्होंने ये भी कहा कि एक जाति विशेष की गुंडागर्दी बढ़ गई है। अब ये तीन शब्दों में छुपा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति अब चरमरा रही है। वो पूरी तरीके से सफाई की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए बौखलाहट इनकी है, क्योंकि उनकी धार्मिक राजनीति जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी वो भी चरमरा गई है। क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम गैंगस्टरों को बढ़ावा दिया, सारे के सारे मुस्लिम गैंगस्टर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से और उसके आसपास में ही कनेक्टेड रहे। उनका जो बढ़ना हुआ है, जिस तरीके से वो वर्चस्व बनाए हैं, वो सब समाजवादी पार्टी की ही देन है। उसके बाद ये लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में भी गए, लेकिन ज़्यादातर अभी भी समाजवादी पार्टी में ही हैं जो मुस्लिम गैंगस्टर हैं। बिल्कुल। अब अखिलेश यादव कैसे कह सकते हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो धर्म देखकर हो रही है? मुख्तार अंसारी की जगह अगर कोई और होता तो वो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई होती, और हुआ भी है। जैसे विकास दुबे का नाम आता है, विकास दुबे मुस्लिम नहीं था, फिर भी उसके कुकर्मों की सजा उसे मिली। और उसी तरीके से अतीक अहमद गैंग की बात करें, अतीक अहमद सिर्फ मुसलमान है ये बात क्यों अखिलेश यादव कहते हैं? ये कहना चाहिए कि मुस्लिम अपराधी है। अपराधी शब्द, गुंडा शब्द, माफिया शब्द उसके साथ क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि ये माफियाओं को संरक्षण देकर दो तरह से अपनी राजनीति को बढ़ाते रहे हैं। एक तरफ माफिया जो भी है वो अपने वर्चस्व वाले एरिया में समाजवादी पार्टी के लिए वोट जुटाता रहा, और दूसरी तरफ इन लोगों को फंडिंग भी देता रहा। अब ये जो इरफान सोलंकी जेल के अंदर है वो समाजवादी पार्टी का है, तो क्या मुस्लिम होने के कारण है? या फिर रामेश्वर यादव, जोगिंदर यादव, ये सब जो यादव हैं, और अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, माफियागिरी करेंगे, गैंग चलाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये धर्म और जाति की बात नहीं है। और ये जो अखिलेश यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और पूरी तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के गैंग को सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण यही है। क्योंकि ये अभी मुस्लिम वोट के लिए ही नहीं बल्कि अपने गैंगस्टर दोस्तों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। अब अतीक अहमद की बात है, अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, लेकिन अतीक और अशरफ जब जेल के अंदर था
तो इन लोगों ने कैसे उमेश पाल की हत्या कर दी। और अब अतीक और अशरफ दोनों जेल के अंदर से जो ऑपरेट कर रहा था, जो ऑपरेटर थे, यानी कि पूरा का पूरा ये जो इन लोगों का बुर्का गैंग है, वो बुर्का गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें से अब एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। ये पता चल रहा है कि ये तिकड़ी है बुर्का गैंग की, अतीक अहमद की, ये तिकड़ी अब ऐसे कॉन्स्पिरेसी कर रही है कि अतीक अहमद के सारे काले कारोबारों पर कब्जा करें और वसूली का रैकेट जो इसका था और जो पैसे मार्केट में इन लोगों ने दिए थे, अतीक अहमद हो या अशरफ हो, इन लोगों ने जो दिए थे वो पैसे कैसे जल्दी से जल्दी हम लोगों के पास आ जाए। अगर इसको पैसे नहीं मिले तो इसका मतलब है कि जब ये लोग गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसके बाद वो लोग जिन लोगों को इन लोगों ने पैसे दिए हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो वापस भी नहीं करेंगे। इसलिए शाइस्ता परवीन हो, जैनब हो या आयशा नूरी हो, ये लोग जो फरार हैं और ये तिकड़ी जो है, ये जिस तरीके से बड़ी बड़ी साजिशों में शामिल रही है, उसको सुरक्षा देने के लिए ये सारे के सारे समाजवादी पार्टी के नेता, बसपा के नेता सामने आ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि अगर इसका पूरा का पूरा वर्चस्व ही खत्म हो गया तो हमारे पास क्या रहेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी शाइस्ता परवीन के पीछे खड़ी है, समाजवादी पार्टी भी शाइस्ता परवीन के पीछे खड़ी है, लेकिन अभी तक वो पूरा का पूरा नेक्सस कनेक्शन सामने नहीं आया है, जिसके लिए एसटीएफ जल्दी ही बड़ा खुलासा करेगी कि कैसे शाइस्ता परवीन, जैनब और दूसरे आयशा नूरी, ये लोग जो हैं, जो लगातार अतीक अहमद और अशरफ, ये दोनों के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे, पैसे इनके पास आ रहे थे और उन पैसों का इस्तेमाल भी ये उसी वर्चस्व की लड़ाई में लोगों को डर पैदा करने के लिए, लोगों के बीच भय पैदा करने के लिए कर रहे थे। उसका भी खुलासा सामने होगा, क्योंकि अभी जो उमेश पाल हत्याकांड की जितनी भी जो जानकारी मिली है पुलिस को, उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन के पास ही पैसे आए। शाइस्ता परवीन ने ही सारे शूटरों को अपने हाथों से पैसे दिए, उन लोगों के बीच बांटे। हालांकि गुड्डू मुस्लिम शूटरों को अरेंज करने का काम कर रहा था। इन दोनों के बीच भी क्या संबंध थे, वो संबंध धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और खुल रहे हैं कि ये जो बुर्का गैंग की तिकड़ी है, इनके जो जेल के सहयोगी हैं, दो लोगों के पति जेल में थे और दोनों की अब हत्या हो गई है, यानी अशरफ और अतीक की। इन दोनों की बीवियां बाहर में रहकर कैसे ऑपरेट कर रही थी, किन लोगों के साथ इसके कैसे संबंध थे, जायज और नाजायज संबंध, इन जायज नाजायज संबंधों पर भी खुलासा होगा। क्योंकि अभी भी अतीक और अशरफ की हत्या जो हुई है उसको पूरी तरीके से पुलिस ने क्रैक नहीं किया है। उसमें हर दिन कुछ न कुछ नए पुराने कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि इन तीनों लोगों को, जो बार बार ये लोग कह रहा है कि हमने इन दोनों की हत्या जो की है, वो हत्या करने के पीछे मेन मकसद जो था कि हम इनसे भी बड़ा गैंगस्टर बन जाएं, हम जब बाहर निकलें तो बड़े गैंगस्टर के तौर पर हों या जेल से ऑपरेट कर सकें। लेकिन ऐसा विश्वास करने के लायक दिखता नहीं है, क्योंकि जो दूसरे तरफ से ये बात सामने आई कि 30 से 50 लाख रुपया इन तीनों शूटरों को दिया गया था। इसके मोबाइल नंबर मिले, पुराने मोबाइल का खंगाला जा रहा है। इसमें से एक का कनेक्शन कहीं न कहीं अतीक अहमद के गैंग से दिखाई पड़ा। शेरे अतीक का वो मेंबर था, असद के साथ भी उसके संबंध थे। तो इतने करीबी संबंध जिन लोगों का अतीक अहमद के गैंग से था, तो क्या शाइस्ता परवीन इन लोगों को नहीं जानती थी? क्या गुड्डू मुस्लिम इन लोगों को नहीं जानता था? शक की सुई शाइस्ता परवीन पर घूम रही है। तो इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ जो कहीं न कहीं अतीक अहमद को हमेशा बैकअप दे रहा था, बहुजन समाज पार्टी के वो नेता जो अतीक अहमद के करीबी थे, अतीक अहमद और अशरफ को जो सुरक्षा दे रहे थे। क्योंकि अभी भी जितने मुख्तार अंसारी की बात करें, उसके बेटे अब्बास अंसारी की बात करें, उसकी बीवी निखत की बात करें, जो बार बार मिलने के लिए जाती थी और वहां से फिर बाहर आके इंफॉर्मेशन देती थी, इन सारा जो सिस्टम बना हुआ है,
ये सिस्टम जो है इतना जल्दी नहीं बदलता है। सत्ता बदलने में एक दिन की वोटिंग होती है, उसके बाद काउंटिंग होती है, लोकतंत्र में सत्ता बदल जाता है। लेकिन उस सत्ता के बाद ये पूरे के पूरे सिस्टम को, जो लगातार उस सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है, जो पुलिस अधिकारी से लेकर जेल अधिकारी तक पहले से करप्शन के जाल में फंसा हुआ है, जो पैसा लेकर इन लोगों के लिए काम करता रहा है, उस पूरे सिस्टम को चेंज करने में समय लगता है। और इसी सिस्टम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये जो बुर्का गैंग है, इन लोगों का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन जो हत्यारे हो, माफिया हो, इन लोगों को जेल में डालने से काम हो जाए। क्योंकि जेल में ये रहता है, ऑपरेट इसकी बीवियां करती है, और अगर उसको भी नहीं पकड़ा गया, जैसा कि बार बार ये लोग सेव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर कोई और आरोप ही नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में वो सिर्फ आरोपी है, कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्ट तो तब होगी जब वो पकड़ी जाएगी, कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट में इस पर सुनवाई होने के बाद चार्जशीट जो पुलिस की है उसके आधार पर कन्विक्शन होता है। पुलिस नहीं कर सकती कन्विक्ट, इसलिए कोर्ट जब वो सरेंडर करे या फिर उसको पकड़ के लाया जाए तभी उसको सजा मिल सकती है। लेकिन ये लोग बार बार इसीलिए उन लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पकड़े गए तो हो सकता है कि इससे भी बड़ा विस्फोटक खुलासा हो, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो इस हत्याकांड और माफिया राज का पॉलिटिकल कनेक्शन है वो खुलकर सामने आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है माफियाओं को पाक साफ बताने की और सरकार पर कीचड़ उछालने की, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जितनी कोशिश कर ले, योगी सरकार इन माफियाओं पर एक्शन लेना बंद करने वाली नहीं है। सीएम योगी ने हर एक सपा की तरफ से पोषित माफिया को गिराने और जड़ से उखाड़ने की कसम खा ली है। वहीं मुख्तार के भी दिन अच्छे नहीं चल रहे। आईटी का हंटर माफिया पर चला है और अब उसकी सारी बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलना तय है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।